आपके यहाँ एग्जाम में 80-90% लाने वाले को क्या कहते हैं? आपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेलारूस में इतने परसेंट वोट पाने वाले को कहते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो 1994 से लेकर आज तक बेलारूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। सिर्फ दूसरे ही चुनाव में उनको 77% वोट मिले थे। उसके बाद उन्होंने खूब मेहनत की और फिर कभी वोटिंग परसेंटेज को 80 के नीचे नहीं जाने दिया। सबसे ताज़ा तरीन चुनाव 26 जनवरी 2025 को हुआ। इसमें लुकाशेंको ने महज 86.82% वोट हासिल किए। उनके खिलाफ 4 और कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, लेकिन उनका होना या न होना बराबर ही था। लुकाशेंको ने निर्वासन में रह रहे कैंडिडेट्स के चुनाव लड़ने पर तो प्रतिबंध लगवा दिया था। इस तरह उन्होंने अपनी कुर्सी सलामत रखने में कामयाबी हासिल की और ये उनकी लगातार 7वीं जीत है। आज हम आपको लगातार 7 चुनाव जीतने वाले अलेक्जेंडर लुकाशेंको की कहानी सुनाएंगे। उन्होंने बेलारूस पर अपना एकाधिकार कैसे कायम किया और लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी तानाशाह और पुतिन का फैन बॉय क्यों कहा जाता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। आज हम आपको बेलारूस लेकर चलेंगे। बेलारूस ईस्टर्न यूरोप में बसा है। इस देश की कोई भी सीमा समंदर से लगती नहीं। किन किन देशों से ज़मीनी सीमा लगी है? उत्तर में है लिथुआनिया और लातविया, पश्चिम में पोलैंड, पूरब में रूस और दक्षिण में यूक्रेन। जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, तब उसकी फौज बेलारूस से भी घुसी थी। रूस के राष्ट्रपति चाहते थे कि बेलारूस की फौज भी अटैक में शामिल हो, लेकिन लुकाशेंको ने अपनी फौज उतारने से तब मना किया था, लेकिन जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत जरूर दी। इसकी एक वजह यह है कि लुकाशेंको का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रूस या व्लादिमीर पुतिन ही हैं और वो पुतिन की नाराजगी मोल लेने से बचना चाहते थे। लेकिन अतीत की कहानी बड़ी अलग है। एक वक्त ऐसा भी था जब लुकाशेंको वेस्ट के ज्यादा करीब थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पाला बदला? ये समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ चैप्टर्स को पढ़ना होगा, पन्ने खंगालने पड़ेंगे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की पैदाइश अगस्त 1954 की है। उस वक्त बेलारूस सोवियत संघ का ही हिस्सा होता था। 1975 में लुकाशेंको ने सोवियत आर्मी को ज्वाइन किया। 80 के दशक में वो आर्मी छोड़कर पॉलिटिक्स में आए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बेलारूस की सदस्यता ली और फिर कलेक्टिव फार्म के बने मैनेजर। उनकी जिंदगी इसी तरह से कटने वाली थी कि तभी एक बड़ा बदलाव आया। साल था 1986 का। यूक्रेन के चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हादसा हो गया। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ ने लंबे समय तक इस हादसे की जानकारी को छिपा कर रखा, वहाँ मौजूद लोगों को निकालने में देरी की। इससे पूरे सोवियत संघ में आक्रोश फैला और इस गुस्से की लहर बेलारूस भी पहुंची। उसके अंदर सोवियत लीडरशिप के खिलाफ संशय पैदा हुआ। फिर 1988 में ज़ेनोन पेजिनाक नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने कुरापाती में सामूहिक कब्र की तलाश की। इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोग दफन थे और इन लोगों को जोसेफ स्टालिन के वक्त ही मारा गया था। इस खोज ने बेलारूस को पूरी तरह हिला दिया और इसके बाद स्थानीय लोगों ने आज़ादी की मांग उठा दी। लुकाशेंको का पॉलिटिकल करियर इसी वक्त परवान चढ़ा, लेकिन वो सोवियत संघ के साथ बने रहने के पक्षधर रहे हमेशा। जब 1991 में बेलारूस की संसद में आज़ादी के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, सिर्फ एक सांसद ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला और वो थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बहरहाल उनकी मुखालफत के बावजूद बेलारूस आज़ाद मुल्क बना। इसके बाद उसका नया संविधान आया। 1994 में जो नया संविधान आया उसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को तरजीह दी, यानी प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली। इसी सिस्टम के तहत जून 1994 में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसे बेलारूस के इतिहास का पहला और इकलौता निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव माना जाता है टिल डेट। जिस दौर में चुनाव हो रहा था उस समय सोवियत संघ से अलग हुए बाकी देशों की तरह बेलारूस में भी अराजकता थी। ताकतवर लोग संसाधनों पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे, जो बाद में रूस में ओलिगार्क्स कहलाते हैं। क्राइम रेट बढ़ रहा था, महंगाई बेकाबू थी। लुकाशेंको ने एक इंटरव्यू में बताया कि 1990 के दशक में एक दिन में ब्रेड की कीमत 18 बार बढ़ती थी। लुकाशेंको ने अपने चुनावी कैंपेन में महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का वादा किया। रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने की बात कही। उनके वायदों को लोगों ने हाथों हाथ लिया और इस चुनाव में वो 80% से ज़्यादा वोट के साथ चुनाव जीतने में सफल रहे। अब एक वो दिन था और आज का दिन है। लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं तो बने हैं। कहने को बेलारूस में 7 बार चुनाव हो गए
और हर बार चुनाव इतना ही निष्पक्ष रहा कि नतीजों से पहले ही लुकाशेंको की जीत तय थी। लुकाशेंको लोकतंत्र, उदारता और बदलाव के नाव पर चढ़कर सत्ता में आए थे पहली बार के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने उस नाव को डुबो दिया और नए सिरे से पतवार चलानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने संसद की ताकत को कम किया और उसके बाद केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने में किया। डिक्टेटर्स की एक टेंडेंसी होती है। 2004 में उन्होंने जनमत संग्रह करवा लिया और उसके जरिए प्रेसिडेंट की टर्म लिमिट हटवा दी, यानी कि अब वो आजीवन राष्ट्रपति बने रह सकते थे। और फिर शुरू हुआ खुला खेल फर्रुखाबादी। 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में लुकाशेंको चौथी बार जीते, लेकिन इस बार जनता ने बगावत की। राजधानी मिन्स्क में हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर आए। इस जनविद्रोह को लुकाशेंको ने बुरी तरह कुचला। प्रदर्शनकारियों पर डंडे चले, घायल विपक्षी नेताओं को अस्पताल से घसीटते हुए जेल ले जाया गया और सैकड़ों लोग बिना किसी आरोप के बंद कर दिए गए। इस घटना पर लुकाशेंको ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र वाला मूर्ख सिस्टम नहीं कि हम ये सब हुल्लड़बाजी बर्दाश्त करें। तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा लिया है, अब भुगतो। इसके जवाब में यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए। इससे बेलारूस की हालत खराब होने लगी और फिर पुतिन ने उन्हें उबारा। लेकिन पुतिन सपोर्ट के बदले कुछ और चाहते थे। दरअसल 1997 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने लुकाशेंको को एक प्रस्ताव दिया कि बेलारूस को रूस का ही हिस्सा बना लेते हैं दोबारा। लुकाशेंको इसके लिए तैयार भी हुए और इसमें उनका भी एक निजी लालच था। उन दिनों येल्त्सिन बीमार चलते थे और उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी कि ये जाएंगे तो इनकी जगह कौन आएंगे। लुकाशेंको को लगा कि येल्त्सिन के बाद रूस की सत्ता उनको मिल सकती है, लेकिन उनका सपना तब धरा का धरा रह गया जब येल्त्सिन ने पुतिन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। पुतिन एक बार आए तो उन्होंने भी जाने का नाम नहीं लिया। ऐसे में लुकाशेंको ने रूस में विलय का विचार त्याग दिया, मगर पुतिन की दिलचस्पी तो बरकरार रही। बेलारूस की मदद के बदले उन्होंने दबाव बनाना जारी रखा। इसके चलते दोनों के बीच टेंशन बढ़ी और इस टेंशन का नतीजा दिखा 2014 में। इस बरस रूस ने क्रीमिया पर कर लिया कब्जा। इस कब्जे से पश्चिमी देश काफी नाराज हुए। ईयू ने भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। रूस और ईयू के तनाव में लुकाशेंको को मौका दिखा और उन्होंने भी बहती नदी में हाथ धोने की कोशिश की और क्रीमिया पर कब्जे के लिए रूस की आलोचना करने लगे। अब इससे हुआ ये कि ईयू लुकाशेंको की तारीफ में जुट गया और उसने बेलारूस में 2015 में हुए राष्ट्रपति चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बता दिया। हर चीज ट्रांजैक्शनल है यहाँ पे। लुकाशेंको को लोकतंत्र के सिंबल के तौर पर दिखाने लगे फिर वेस्ट में, आज जो वही उनको डिक्टेटर कहते हैं। दूसरी तरफ रूस जबरदस्त नाराज हुआ। अब सीन यह है कि बेलारूस की पूर्वी सीमा, आप याद कीजिए हमने बताया था कि रूस से मिलती है। रूस ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके बॉर्डर पर मौजूद देश में पश्चिमी देशों का इतना दखल हो। इसी के खिलाफ तो उसने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। खैर 2019 में पुतिन ने बेलारूस को रूस में बुलाने की मांग तेज कर दी और बेलारूस ने तब कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा, जंग भी हो सकती है। नाराज रूस ने बेलारूस को सस्ते तेल और दूसरे सामान की सप्लाई बंद कर दी। लैंडलॉक कंट्री है। तब लुकाशेंको ने वेस्ट के साथ समझौता किया और उनकी जरूरतों की पूर्ति फिर वहां से होने लगी, बिन पेंदी के लोटे। लेकिन अगले साल चैप्टर फिर से बदला। 2020 में बेलारूस में छठा राष्ट्रपति चुनाव हुआ और हमेशा की तरह इस बार भी लुकाशेंको ने 80% का मार्क क्रॉस किया। ये मुझे इनकी आदत अच्छी लगती है। ज्यादातर डिक्टेटर्स दुनिया के जो हैं वो 90+ चलते हैं, ये 80+ में मान जाते हैं। खैर विपक्षी पार्टियां और अधिकांश जनता इससे कतई खुश नहीं थी। उन्होंने धांधली के इल्जाम लगाया और फिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लुकाशेंको इस प्रोटेस्ट के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से प्रोटेस्ट को क्वेल करने का हुक्म दे दिया। आम लोगों के खिलाफ पहले पुलिस उतरी और फिर फौज, और कम से कम 15 लोगों का कत्ल हुआ। 65,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और हजारों लोगों को जेल में टॉर्चर किया गया। 1300 से ज्यादा राजनीतिक कैदी आज तक बाहर नहीं आए। इस दमनिया कार्रवाई के बाद वेस्ट की नींद खुली दोबारा। उन्होंने बेलारूस और लुकाशेंको पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए और ऐसे में लुकाशेंको के पास बचे दो विकल्प कि या तो लोगों के विरोध के आगे झुकें, कुर्सी छोड़ें, या पुतिन को अपना गुरु मान लें। लुकाशेंको ने दूसरा विकल्प चुना। प्रोटेस्ट के बीच वो भागकर रूस गए। पुतिन ने बेलारूस को 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया और प्रोटेस्ट को कुचलने की चेतावनी भी, और अपने प्रोपागेंडा नेटवर्क को बेलारूस में उतारा रशियन प्रोपागेंडा। पुतिन के नुस्खे और सपोर्ट की बदौलत लुकाशेंको की कुर्सी बची और इसके बाद तो उन्होंने अपना करियर पुतिन को समर्पित कर ही दिया कि जैसा जीजाजी कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। 2022 में बेलारूस की धरती का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए भी किया गया। जब वागनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया तब लुकाशेंको ने ही मध्यस्थता कराई और उन्होंने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को अपने यहां शरण देने का ऑफर दिया। बेलारूस उन गिनती के देशों में से है जिसने यूएन में रूस का आंख मूंद कर समर्थन किया। जानकार कहते हैं कि लुकाशेंको
अपने ही जाल में अब फंसते जा रहे हैं। उनके पास पुतिन को सपोर्ट करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। एक समय लुकाशेंको पुतिन को कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते थे। ये हिम्मत जनता के सपोर्ट की बदौलत थी, लेकिन उन्होंने जनता का सपोर्ट हासिल करने की बजाय आसान रास्ता चुना। नतीजतन अब पुतिन की कठपुतली के तौर पर उनको काम करना पड़ता है। राजदूत का आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इसे अभिषेक ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें यानी कि निखिल को अब विदा दीजिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।